मतलब आप सीधा सीधा भाजपा पे ये आरोप लगा रहे भाजपा हैं, पर नहीं आरोप लगा रहा हूँ, मेयर पे सरकार पर आरोप मेयर लगा पे रहा आप ये हूँ। आरोप मेयर लगा। पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो भी मेयर चुना जाएगा उसको देखना चाहिए, वो संविधान के तहत है, वो संविधान के अनुसार कुर्सी में बैठा है, उस उसको राजा सबका शाहजहाँ, वो सबके लिए एक समान है, वो सबके लिए एक समान है, तो वो सबको जो है रिप्रेजेंटेशन दे, ये हमारी मांग है। तो यही डायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने नहीं रखा हुआ है। वास्तव में नहीं रखा हुआ है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की हलचल भी तेज हो गई है और इसे लेकर ही शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनका कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम की मेयर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। इन सब पर बात करने से पहले एक बार हल्द्वानी नगर निगम सीट के बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वर्तमान में हल्द्वानी नगर की स्थापना वर्ष 1834 में कुमाऊं मंडल के तत्कालीन कमिश्नर GW ट्रेल द्वारा की गई थी। 1885 में टाउन अधिनियम लागू होने के बाद नोटिफाइड संख्या 164-66-64 दिनांक 2 फरवरी 1887 द्वारा हल्द्वानी नगर पालिका कमेटी गठित की गई तथा इसकी प्रथम बैठक 12 फरवरी 1897 को हुई। सन 1914 में हल्द्वानी को नगर पालिका को रद्द कर इसे अधिसूचित क्षेत्र या कहें कि नोटिफाइड एरिया की श्रेणी में रख दिया गया था। 1907 में हल्द्वानी को कस्बा क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद संयुक्त प्रांत की सरकार की अधिसूचना 3601-11-439-40 दिनांक 21 सितंबर 1942 द्वारा हल्द्वानी नगर में काठगोदाम रानीबाग नगर क्षेत्र को मिलाकर इसे अधिसूचित क्षेत्र से तृतीय श्रेणी, 1956 में द्वितीय श्रेणी तथा उत्तर प्रदेश शासन विभाग द्वारा दिनांक 5 सितंबर 1966 के द्वारा 1 दिसंबर 1966 से प्रथम श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया। 21 मई 2011 को हल्द्वानी काठगोदाम को नगर पालिका परिषद से नगर निगम घोषित किया गया। देहरादून के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी नगर निगम। हल्द्वानी नगर निगम में कुल वार्ड 60 हैं और 33% आरक्षण के हिसाब से इसमें महिलाओं का आरक्षण 20 सीटों पर है। अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनको 8 सीटों पर आरक्षण है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति की 6 सीटें आरक्षित है। इसके अलावा शासन स्तर से 8 सदस्यों को नामित किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी की क्या मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो क्या सोचते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष और ग्राम प्रधान भूमिका मुकेश बौद्ध जी। स्वागत है मुकेश बौद्ध जी आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष GR टमटा जी, राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले के बोरा जी और मूल निवासी संघ के जिला प्रभारी उत्तराखंड के सुंदरलाल बौद्ध जी। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 31 में। तो मुकेश बौद्ध जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आज आपने ज्ञापन दिया? देखिए, हमारी जो आज मांग थी, हमने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया प्रदेश के मुख्यमंत्री को। हमारी जो मांग थी कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी हल्द्वानी नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नहीं हो पाई है। सन 1942 में 1 नवंबर 1942 में अंग्रेज़ों के समय में नोटिफाइड एरिया हल्द्वानी का घोषित हुआ था। तब से लेके आज तक के हमारे पास आंकड़े हैं, तो एक भी बार अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट नहीं आ पाई। तो हल्द्वानी के लोगों में काफ़ी रोष है, इसका विरोध है कि हम भी ये चाहते हैं कि हल्द्वानी की महापौर की सीट जो है वो रिजर्व हो। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी अपनी अपनी पार्टियों में अपनी भूमिका, मतलब कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने आवेदन पत्र भेजा है। उसके बावजूद भी आज तक सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने इसके बाद एक रणनीति बनाई है कि हम मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल जी महोदय को, मुख्य चुनाव आयुक्त को और तमाम प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जैसे माननीय यशपाल आर्या जी, उसके बाद सुमित हृदय जी जो हल्द्वानी के विधायक हैं, बंशीधर भगत जी जो हल्द्वानी के विधायक हैं, हम सारे लोगों को एक एक ज्ञापन उनको देंगे। हम अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हल्द्वानी के विधायक, जितने भी हल्द्वानी क्षेत्र के विधायक हैं या प्रदेश के जितने भी नेता हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या ये सीट रिजर्व हो, वो अपनी तरफ से क्या मुहिम इसमें
करते हैं, क्या वो प्रदेश सरकार को ये कहते हैं कि वास्तव में होनी चाहिए सीट रिजर्व। जब आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए, सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 प्रकार के रिजर्वेशन दिए हमें, जिसमें राजनीतिक रिजर्वेशन भी एक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के विधायक या सांसद तक के चुनाव जो है वो रोटेशन के आधार पर उनकी सीटों का परिवर्तन होता है। लेकिन हल्द्वानी में ये नहीं हो पाया। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने सरकार से मांग भी की है। अभी तो हमने केवल मुख्यमंत्री महोदय को ही ज्ञापन दिया है। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं करती है तो उसके बाद जो है हम न्यायालय में जाने को मजबूर होंगे पूरे आंकड़ों के साथ, क्योंकि हमने 1942 से लेकर के आज तक के आंकड़े निकाल रखे हैं। अगर आप कहें तो मैं बता देता हूं आपको। चौधरी श्याम सिंह जी रहे 1 नवंबर 1942 से 15 मार्च 1943 तक। उसके बाद मुरली मनोहर माथुर जी रहे 16 मार्च 1943 से 1946 तक। उसके बाद घनानंद पांडे जी रहे, उसके बाद दया किशन पांडे जी रहे, हीरा वल्लभ बेलवाल जी रहे, नंद किशोर खंडेलवाल जी रहे, हीरा वल्लभ बेलवाल जी रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला जी रहे, हीरा वल्लभ बेलवाल जी रहे, नवीन चंद तिवारी जी रहे, सुषमा बेलवाल जी रही, हेमंत सिंह बगड़वाल जी रहे, रेणु अधिकारी जी रहे और उसके बाद 2011 में डॉक्टर जोगेंद्र सिंह पाल रौतेला जी रहे, जो आज तक हैं। एक बार इन्होंने महिला सामान्य की हुई है, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति की ना पुरुष सीट यहाँ पर रिजर्व आ पाई, ना महिला सीट आ पाई। तो हमने ये आज एक मांग पत्र, एक ज्ञापन प्रेषित किया है। जी टमटा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये बात होती है कि रोस्टर पे चुनाव पे सीट्स रिजर्व घोषित की जाती हैं, तो जब उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद में 2000 में उत्तराखंड बना है और ये चौथा चरण होगा मेरे ख्याल से चुनाव का। तो रोस्टर में 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे हो सकता है कि एससी की रिजर्व सीट आए, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोस्टर में पहला नंबर होता है शेड्यूल कास्ट का, पहला नंबर शेड्यूल कास्ट का। अभी क्या हुआ बीच में, जब हमारे माननीय मंत्री जी यशपाल आर्य जी थे, तो उसमें थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा हुई, 1 से 6 में रोस्टर पहुंचाया गया। आप राजनीतिक रोस्टर की बात कर रहे हैं, जो राजनीति में सीट वैसे नहीं बता रहा हूँ, वो गलत हुआ। बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया। बाद में फिर गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बिठाई, कमेटी में फिर रेखा आर्या जी को रखा था, तो 6 से 1 में लेके आए, ठीक है ना। नंबर 1 रोस्टर शेड्यूल कास्ट का होता है, उसके बाद 5 सीटें आती हैं। तो उस रोस्टर को आप नंबर 1 के बाद 6ठा नंबर, 6ठे के बाद 11वां नंबर, इस तरह से रोस्टर है ना। तो रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए। रोस्टर संवैधानिक व्यवस्था के तहत आता है। तो यहाँ पर हम रोस्टर की बात न करके हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन में क्या होता है, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय हरिद्वार की पार्लियामेंट्री सीट ना शेड्यूल कास्ट की थी, तो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करके रोटेशन में अल्मोड़ा कर दी गई, ठीक है ना। इसी तरह से अभी 9 नगर निगम है उत्तराखंड के अंदर, तो उसमें 2 सीटें हमारी बनती हैं, ठीक है ना। एक रुद्रपुर है, एक उधर रुड़की है, कहाँ है, गढ़वाल में। तो दोनों मंडलों में 1-1 सीट गई, 2 सीटें डालनी चाहिए, तो 2 सीटें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन रोटेशन का जो क्रम है, आबादी बढ़ती है। जैसे हल्द्वानी 6 जिलों का केंद्र है, 6 जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और रहते आ रहे हैं और रहेंगे और लेते रहे हैं। तो आबादी बढ़ी है 50,000 से ऊपर। 2018 का आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई 50,000 से ऊपर 40,000 आबादी होगी, तो 50,000 से ऊपर चली गई होगी। अभी 5-6 साल तो हो गए ना, तो आबादी बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में जो है समाज के अंदर अभी विभिन्न पार्टियों, यहाँ तक कि भाजपा ने भी करीबन 8-9 एससी के कैंडिडेट ने दावेदारी कर दी है मेयर की, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने दावेदारी कर दी, क्योंकि अच्छा हम तो हम तो समाज मतलब एक एससी समुदाय के सामान्य लोग हैं, एससी समुदाय के सामान्य लोग हैं, हमारा कोई राजनीतिक ऐसा नहीं है। लेकिन हम समाज की तरफ से समाज की पैरवी करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार से ये कह रहे हैं कि इस सीट को रोटेशन में शेड्यूल कास्ट की मेयर की सीट बनाई जाए, है ना। हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री न्यायालय हैं, सरकार के 4 अंग होते हैं ना, तो उनमें से आप भी एक हैं, है ना। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, है ना, 4 अंगों से सरकार बनती है।
तो आपका भी दायित्व तो उतना ही होता है जितना मुख्यमंत्री जी का होता है। तो हमारी बात को अगर आप तरजीह नहीं देंगे, है ना, तरजीह नहीं देंगे तो कौन देगा तरजीह? तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ कि अभी आप हमारे न्यायालय हैं भाई, एग्जीक्यूट करना आपका काम है, क्योंकि कार्यपालिका के हेड है ना आप, है ना, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम करते हैं और सदन में जो बिल पास होते हैं तो वो बिल पास होकर के वो एग्जीक्यूट होता है, वो आपके जरिए होता है। तो हम हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, मैं तो नाम लेकर के भी बोल रहा हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हम इस समाज का पैरोकार मानते हैं। हम ये बात उन तक पहुँचा रहे हैं तो उनको ये काम करना चाहिए। इस समाज के संवैधानिक हितों की रक्षा उनका करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। कल्याणकारी राज्य है भारत के संविधान में, जनता का कल्याण करने का काम जो है राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो अगर मान लो हमारे मुख्यमंत्री जी या वर्तमान सरकार इस काम को नहीं करती है तो फिर हमको न्यायालय की शरण में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम तो पहले न्यायालय जो है हम सरकार को ही मान रहे हैं, है ना, जनता के हितों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हमें न्यायालय में जाने की ज़रूरत ही न पड़े। भाई न्यायालय में हम जाते हैं तो इसका मतलब हम सरकार के खिलाफ जाते हैं ना। किसके खिलाफ जाते हैं? सरकार के, मतलब हमारे वर्सेज सरकार होगी ना फिर। तो भाई हम तो अभी तो भाई मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, अभी राज्यपाल महोदय को देंगे और इस प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेताजी को देंगे, विधायकों को देंगे। क्या हमारी मांग जायज़ है या नहीं है? हमारी मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है। क्योंकि हम इसलिए भी मांग उठा रहे हैं, ये अचानक ये मामला उठा नहीं है। मैं ये बोलता हूँ ना कि स्थानीय निकायों के चुनाव अभी मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद होने हैं, ठीक है ना, उसमें जिला पंचायत, ग्राम सभा से लेकर के क्या कहते हैं आपके जिला पंचायत तक होगा, और नगर पालिकाएँ जहाँ पर है नगर पालिका का होगा, नगर निगम जहाँ है नगर निगम के होंगे। तो भाई क्या मैं इनसे सवाल करता हूँ कि क्या इनको मालूम है कि इस प्रदेश के अंदर 19% की आबादी शेड्यूल कास्ट की है? जिला प्लान की बैठकों में मैं जब जिला शिक्षा अधिकारी था तो मुझे ये सारा अनुभव है। तो वहाँ ये बातें बताई जाती थी कि 19% का जो बजट है शेड्यूल कास्ट का वो खर्च होना चाहिए, चाहे ग्राम सभा में हो, चाहे जिला पंचायत में हो, नगर पालिका में हो, या विधायक हो या सांसद हो। 19% का बजट जहाँ 40% से ऊपर आबादी रहती है उनके लिए खर्च होना चाहिए, है ना। तो हम असंतुष्ट हैं। नगर निगम ने अभी 2 कार्यकाल नगर निगम के हो गए, उससे पहले मैं अगर आरटीआई पूछूंगा तो नगर निगम को सवाल का जवाब देना पड़ेगा आरटीआई के अंदर, किया कि नहीं खर्च, नहीं किया तो आप क्या करेंगे? मैं अगर आरटीआई पूछ लूँगा और नगर निगम ने ये पैसा खर्च नहीं किया है जहाँ 40% की आबादी है, नहीं किया है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी ना जिम्मेदार। जिम्मेदारी तय कर रहे हैं हम, नागरिक हैं देश के, हम निर्वाचक भी हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश का जो निर्वाचक है वही शासक है। हमारी बात को सरकार को मानना चाहिए। कोई बात अगर मीडिया के माध्यम से आप, मैं अपने घर में चार दीवारी के अंदर तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आप मीडिया रजिस्टर्ड है ना गवर्नमेंट के यहाँ, तो आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है, जिस तरह से मेरी ड्यूटी बनती है उस तरह से आपकी भी ड्यूटी बनती है कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए, ठीक है ना। और जो 19% का बजट खर्च नहीं हुआ है, चाहे वो विधायक हों, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, चाहे सांसद हों, चाहे मेयर हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, इन 4-5 लोगों को बोल रहा हूँ कि क्या उन्होंने 40% की आबादी के लिए क्या अपना बजट खर्च किया है? अगर मैं आरटीआई पूछूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा टोटल, लेकिन कहीं पर भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हम टैक्स पेयर भी तो हैं ना, नगर निगम के अंदर टैक्स पेयर हैं और हम हाउस टैक्स भी देते हैं। तो हम अगर किसी सीट के लिए दावेदारी करते हैं तो सरकार को क्या उसको क्या कहते हैं मानना चाहिए या उसको दरकिनार कर देना चाहिए? तो जनता की आवाज़ को जो सुनती है वो जनता की सरकार होती है ना। तो ये सारी बातें हैं और हम जो है ये चाहते हैं कि भाई सरकार पॉजिटिवली, और सरकार की मंशा होनी चाहिए पॉजिटिवली जो है इन समाज के लोगों को आगे उठाने के लिए कोशिश करे। ये जो है समाज उठ जाएगा तो प्रदेश उठेगा, देश उठेगा,
है ना। गरीबी नहीं होगी तो देश मजबूत होगा, अशिक्षा नहीं होगी तो देश शिक्षित होगा ना। मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा हूँ, समाज का वो हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा अगर कमज़ोर रहेगा तो प्रदेश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा। हम तो देश के बारे में, प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसी ही मतलब जो सरकारें, लोकप्रिय सरकारें हैं, बहुमत से जीत करके मतलब सरकार में बैठे हैं, तो उन लोगों को पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से वो गए हैं उनकी तरफ ध्यान मतलब पीछे लौट करके देखना चाहिए। हम सरकार से यही आशा करते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी इस पहल को अंजाम देगी और तुरंत जो है हल्द्वानी की जो मेयर सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करने का आदेश पारित करेगी। बोरा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसे कि अभी टमटा जी ने बताया कि 9 सीटों में से 2 सीटें तो रिज़र्व है ही है, रोटेशन पे वो कहीं पर भी जा सकती है। जो 9 अपनी नगर निगम की सीट्स हैं वो रोटेशन में कहीं पर भी जा सकती हैं। तो केवल आप लोग हल्द्वानी को लेकर के ही क्यों बात कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है? जी, निश्चित तौर पर हम इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी अगर दलित आबादी अगर कहीं वास कर रही है तो हल्द्वानी में है, और इतनी बड़ी दलित आबादी को अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका नगर निकाय के क्षेत्र में मिलना चाहिए। और इस लिहाज से उत्तराखंड जैसा जो ये हल्द्वानी उसका एक आर्थिक सेंटर है और उसमें पूरे ये 6 ज़िलों का केंद्र भी है, तो इस रूप में एक बहुत बड़ी आबादी का वो केंद्र बनता है। और इस लिहाज से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से हमें लगता है कि ये निश्चित तौर पर महापौर की सीट इस बार सरकार को हल्द्वानी के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए रिज़र्व करनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो हल्द्वानी है वहाँ पे जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो काफ़ी है। तो बौद्ध जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ये जो आपकी मांग है, क्योंकि बगल की सीट जो रुद्रपुर है जहाँ पे बंगाली समाज के काफ़ी लोग हैं, उसके अलावा भी कई लोग हैं जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात हो रही है, वो सीट ऑलरेडी रिज़र्व है। अब उसके बाद रोटेशन में चीज़ों बदलाव होगा। तो ये चीज़ें जो आप मांग कर रहे हैं ये केवल राजनीति से प्रेरित तो नहीं है कि कहीं ऐसा है? और जिस तरीके से अभी टमटा जी ने बात करी थी कि लोगों ने आवेदन किए हैं, तो वो तो लोकतांत्रिक हक है, वो आपका भी लोकतांत्रिक हक है कि आप कर सकते हैं। तो राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये किस तरीके से आप इसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इस पैनल में, सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, और सारे सामाजिक संगठनों का ये उद्देश्य है कि हल्द्वानी की नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो। किसी भी पार्टी का कोई भी अगर व्यक्ति बनता है वो अनुसूचित जाति का होगा, हमारी ये मांग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसका चुनाव लड़ेंगे, भले वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा या बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा, कोई भी व्यक्ति अगर जीत के आता है तो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये मांग हमारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 76 वर्षों तक अगर आप किसी समाज के लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, जैसा कि टमटा जी ने बताया कि 2018 की न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार 40,000 मतदाता हैं, उस समय थे। आज कम से कम 60,000, 50,000, 60,000 हो चुके होंगे। उसके बावजूद भी आप समाज की बड़ी आबादी को मेन उससे जो है दूर रख रहे हैं राजनीति से, तो कहीं ना कहीं ये समाज की अनदेखी है। और हम तो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए, ताकि समाज के लोगों को मौका मिल पाए इसके लिए। जी सर, आप जैसे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि नगर निगम में रिजर्वेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनमें तो रिजर्वेशन है, वार्ड मेंबर्स तो आपको रिजर्व मिलते हैं। रिजर्वेशन वार्ड मेंबर जो है आपका क्या कहते हैं, वार्ड में चुनाव के माध्यम से आते हैं एससी समुदाय के, तो 60 में से 12 लोग आते हैं, ठीक है, चुनाव के माध्यम से। तो अभी क्या है कि 48 सीटें सामान्य की हो जाती हैं, 12 सीटें हमारी एससी की हो जाती हैं रिजर्वेशन के द्वारा। तो अभी क्या है कि हमारे एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समुदाय के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, चूँकि हमने प्रतिनिधित्व देना है, समुदायवार उनको प्रतिनिधित्व देना है, तो जो 12 हमारे नॉमिनेशन वाली सीटें हैं, जो भी मेयर की कुर्सी में बैठता है या बोर्ड की बैठक होती है, तो उसमें ये तय करना चाहिए कि उन 12 सीटों में से, नॉमिनेशन वाली सीटों में ओबीसी को, एसटी को, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आपका कहना है कि इस बार जो नॉमिनेट की गई है 12 सीटें, उसमें इन जो वर्गों को
रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, आपका कहना ये है? हाँ, इसीलिए ये बात उठ रही है, रिप्रेजेंटेशन न मिलने की वजह से ये बात उठी है। और इन समुदायों के अंदर भी असंतोष है, आक्रोश है कि भाई हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जब भी नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन तो ऐसा है कि भाई वो चुनाव के जरिए तो नहीं है, भाई जो योग्य उम्मीदवार है और वो उस क्षेत्र के बारे में समझता है और उस समुदाय के बारे में उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर एसटी समुदाय रहता है, यहाँ पर ओबीसी समुदाय रहता है, यहाँ माइनॉरिटी समुदाय रहता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन आप बोर्ड की बैठक में अब कभी कोई निर्णय लिया जाना होता है तो वो नॉमिनेशन वाली सीटें भी तो अपना निर्णय देंगी ना, निर्णय देंगी कि अपने समाज के हित में, नहीं तो उस समाज को देखने वाला कौन है, उस समाज को देखने वाला क्या है। इसलिए नॉमिनेशन वाली सीटें रखी गई हैं कि कोई छूट न जाए, इलेक्शन से छूट न जाए, इसलिए नॉमिनेशन वाला रखा है। भाई वो 545 सीटें हैं ना वो पूरे लोकसभा में, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित हैं, वो चुनाव के द्वारा नहीं जाते, है ना। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी यहाँ 70 में से एक एंग्लो इंडियन के लिए है। तो ये इसलिए कि भाई वो समुदाय भी हमारे देश के अंदर मौजूद है, उनके हितों की रक्षा के लिए पार्लियामेंट हो, विधानसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यही बात हम नगर निगम के जो पार्षद चुने जाते हैं वो तो चुने जाते हैं, लेकिन जो नॉमिनेशन वाले हैं उसमें ओबीसी समुदाय, एसटी समुदाय और माइनॉरिटी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मतलब आप सीधा सीधा भाजपा पे ये आरोप लगा रहे हैं, पर नहीं आरोप लगा रहा हूं, मेयर पे, सरकार पर आरोप मेयर पे आप ये आरोप मेयर लगा। पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो भी मेयर चुना जाएगा उसको देखना चाहिए, वो संविधान के तहत है, वो संविधान के अनुसार कुर्सी में बैठा है, उसको संविधान ने कुर्सी दी है। वो मेयर कोई घर से नहीं आता, वो संविधान की वजह से कुर्सी में बैठता है। भारत का संविधान सबसे बड़ी चीज़ है भाई। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी संविधान की वजह से बैठता है, विधायक होता है संविधान की वजह से होता है, पार्लियामेंट का मेंबर एमपी होता है संविधान की वजह से होता है। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान की शपथ लेकर के ये काम करते हैं, तो संविधान के अनुसार काम करना चाहिए इनको। अर्थात सर का कहना ये है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जब किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो उसके लिए समाज में सभी जाति धर्म के लोग एक समान हैं। तो जब एक समान है, जो 12 सीटें नॉमिनेट की जाती हैं, नॉमिनेट होती हैं, उसमें सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भले ही वो एसटी समुदाय का अधिकतर समाज जो है हल्द्वानी में बस चुका है। एसटी को आप नहीं देते हैं, वोटिया पड़ाव आपने सुना होगा, किसके नाम से पड़ा? क्योंकि वहाँ अधिकतर लोग, उनकी जनसंख्या है। आप ओबीसी समुदाय यहाँ पर रहता है, माइनॉरिटी के समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। सर का कहना भी यही है कि जब आप चुने जाते हैं तो जनप्रतिनिधि जो है वो राजा सबका साझा, वो सबके लिए एक समान है, वो सबके लिए एक समान है, तो वो सबको जो है रिप्रेजेंटेशन दे, ये हमारी मांग है। आपका कहना है कि जो यहाँ पे जो वर्तमान में मेयर हैं उन्होंने किसी भी समुदाय के लोग को, यानी कि अपने मनपसंद लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है, इसमें उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि एससी समाज के या एसटी समाज के या ओबीसी समाज के किसी को उन्होंने अपने इस नॉमिनेशन वाले वार्ड मेंबर्स में उन्होंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेयर को जो है भले ही वो अपने कार्यकर्ताओं को रखें, लेकिन सारे समुदाय से तो रखें। तो ये इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने नहीं रखा हुआ है। बिल्कुल, वास्तव में नहीं रखा हुआ है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब मेयर साहब, कोई भी मेयर बनता हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लोकतंत्र में वो सबके लिए एक समान उसका व्यवहार होना चाहिए। नॉमिनेशन के थ्रू जो है उनको जब चुना जाता है, नॉमिनेशन के माध्यम से, तो उसमें सारे समुदाय के लोगों को रखना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। बोरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं आप, जैसे कि एक तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के जो मेयर हैं उन्होंने जो जातिगण व्यवस्था है वो जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया है उसमें इसका ध्यान नहीं रखा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्या सचमुच में इस तरीके से हुआ है? हाँ, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा और सरकार को, ख़ास तौर से मेयर साहब को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि सभी समुदायों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। और ये सही बात है कि एसटी समुदाय एक बड़ा समुदाय है, ओबीसी समुदाय भी यहाँ एक विकासमान समुदाय है। इनका रिप्रेजेंटेशन नगर निगम के बोर्ड के अंदर न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस लिहाज से ये व्यवस्था होनी ही चाहिए कि जनसंख्यात्मक आधार पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन उन मनोनयन की सीटों पर मिलना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ में आज मुकेश बौद्ध जी, के बोरा जी और जी.आर. टमटा जी, जिन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी और जो उनकी मांग है वो सरकार से रखी है कि हल्द्वानी जो नगर निगम सीट है इसको एससी के लिए आरक्षित किया जाए।